वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग जो क्लासेस अपनी कर रहे थे रिवीजन क्लास कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में हम लोग। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन मेटल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो जैसा हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटिल नहीं होते, उनमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हमको देखने को मिलती थी। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटिल इन नेचर होते हैं, जैसे सल्फर इज़ अ ब्रिटिल सॉलिड। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स में नहीं होता है ये। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ओनली डायमंड एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात आती है तो डायमंड आता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जनरली लो होता है, बट नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड हैव कंपेरेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कार्बन, बोरॉन एक्सेट्रा। सोनोरस की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाईली सॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें नॉन मेटल्स की तो ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स देते हैं हमें। क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्साइड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते। एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हमको क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन वाटर मिलता है, और हमको क्या मिलता है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जब भी हमारा नॉन मेटल जैसे फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड मिलते हैं यहाँ पे, जैसे हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिला है। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमको? तो जैसे कि हमारा करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स मिलता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अमोनिया मिलता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मीथेन मिलता है। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। बहुत जगह हम देखने को मिलता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए ज़रूरत है। नॉन मेटल्स आर यूज ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। आयोडीन जो है ये ब्लू कलर है, इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल आर आल्सो यूज इन फायर क्रैकर्स। तो इस तरीके से कई सारी जगह हम देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन क्या है? हमारा 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाई मास इन अर्थ क्रस्ट। मास के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो हमारा एलिमेंट है 17 नंबर, वो हमारा कार्बन है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। क्लियर है? और ये जनरली हमको हर जगह देखने को मिलता है और ये कंबाइंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसकी स्टेट की बात करें तो कोल, ग्रेफाइट और डायमंड ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। However, in combined state, it is present as metal carbonates, protein, carbohydrates, and hydrocarbon, carbon dioxide in air and other complex compound. तो बहुत सारी चीज़ों में ये देखने को मिलता है हमको। कार्बन इज एन एलिमेंट दैट रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल्स, इनके साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म दैट आर यूज इन मेडिसिन और फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक। तो बहुत जगह हमको यूज में देखने को मिलता है। कार्बन केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो एक कार्बनिक कंपाउंड्स या कार्बन केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वो भी हमारा इसी पर डिपेंड करता है। 2 आइसोटोप्स होते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल है, एक 12C कार्बन और एक 13C कार्बन। आइसोटोप्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। इसका एक और आइसोटोप होता है 14C, वो भी है, लेकिन जो 12C और 13C होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये 14C6 जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, इसकी जो लाइफ होती है 5770 ईयर्स होती है, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। और जब हम एक बीटा रेज इमिट करते हैं तो ये आपका 12C6 बन जाता है। क्लियर है? और यहीं आपको स्टैंडर्ड वेट एटॉमिक वेट प्रोवाइड करता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना? जैसे कि हम 1 मोल पढ़ते हैं या 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं, तो वो जो 1 मोल है वो इसी के अमाउंट के बराबर होता है जो 12
कार्बन 6 आइसोटोप्स का जो मास होता है उसी के इक्वल होता है। Carbon being the first element in the group shows different characteristics. It is due to small size, high electronegativity, high ionization enthalpy and absence of d orbital. तो ये हमारा इस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करता है। कार्बन एटम्स लिंक विद वन अनदर, ये लिंक हो जाता है और चैन और रिंग्स के फॉर्म में क्रिएट करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन कार्बन इज एबल टू एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, दोनों ही फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन ब्लैक कोक है, वुड चारकोल है, कोल, ये भी क्या है, ये एमॉर्फस फॉर्म है किसकी, कार्बन की। तो हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म भी देखी और एमॉर्फस फॉर्म भी देखी। H.B. Croto, E. Smalley and R.F. Curl in 1985 discover another allotrope of carbon that is known as fullerenes। डायमंड की बात करते हो तो डायमंड क्या है, 3D जाइंट मॉलिक्यूल्स होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है और ये टेट्राहेड्रली बाय यूटिलाइजिंग देयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करके बनता है। इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिस्टेंस होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। ईच कार्बन एटम सीम्स टू लाई एट द सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डायमंड जो कार्बन एटम्स होता है वो सेंटर में होता है और रेगुलर टेट्राहेड्रन जो स्ट्रक्चर बनाता है और उसके चारों तरफ 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स लाई करते हैं कार्बन पर, ठीक है ना। और ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर, जिसकी वजह से डायमंड का जो होता है बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से देखिए लेयर फॉर्म में रहता है ग्रेफाइट। इसकी शीट होती हैं बाय रिलेटिवली वीक वांडर वॉल फोर्स, और ये कैसे हेल्ड होते हैं, वीक वांडर वॉल फोर्स की वजह से होता है। और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर इज 340 pm, यानी कि पिकोमीटर। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है और इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ C डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, remains free and it is responsible for electrical conductivity of graphite. The bonding between layers involve only the van der Waals force। तो ये इसके लिए आपको होता है। ग्रेफाइट जो होता है हमारा, ये लुब्रिकेंट कैरेक्टर शो करता है, सॉफ्टनेस भी रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आपका दिखाता है। फुलरेंस की बात करें तो प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। जब इलेक्ट्रिक आर्क में हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं किसी भी इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे कंडेंसेशन हमको मिलता है और एक सूटी मटेरियल मिलता है। वही आपका कार्बन 60 होता है और कार्बन 70 कुछ उसमें स्मॉल फॉर्म में रहता है। इसमें जो होता है वो इवन नंबर में होता है, लगभग 350 या उससे ज़्यादा होता है। Fullerenes are the only pure form of carbon as their structure is smooth without any dangling bond। तो ये एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। बकमिंस्टर फुलरेंस की बात करें तो ये सिर्फ कार्बन 60 होता है। इसमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर यानी कि फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन होते हैं, ये कई बार एग्जाम में आया गया है। Each vertex of each polygon and a bond along each polygon edge. 6-membered rings are fused with both 6-membered as well as 5-membered rings, while 5-membered rings are attached only with 6-membered। तो 6 मेंबर रिंग्स होते हैं वो 6 मेंबर्स के साथ फ्यूज होंगे और जो 5 मेंबर रिंग्स होते हैं वो 5 मेंबर्स के साथ रिंग होंगे और ये एक दूसरे के साथ 6 मेंबर रिंग के साथ अटैच रहते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp2 है। कार्बन के यूजेस की बात करें तो लाइट वेट रहता है, प्लास्टिक मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं, यूज इन प्रोडक्ट्स फॉर टेनिस रैकेट, फिशिंग स्पोर्ट्स में। एक्टिवेटेड चारकोल जो कि हाईली पोरस नेचर होता है, एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन ब्लैक इज यूज एज अ ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एंड एज फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स में जो हम लगाते हैं। It is used in making electrode because it is a good conductor of electricity due to the presence of free electron। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको एज अ गुड कंडक्टर भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है
जिसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या है 1 है और एटॉमिक मास भी अप्रॉक्सीमेटली 1.00794 है। इन एलिमेंटल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक, इसको जनरली अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है एंड इज जनरली कॉल्ड डाई हाइड्रोजन। पोजीशन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s1 है। Alkali metals as well as halogens in some properties. It is base placed in separately in the periodic table. हाइड्रोजन जो है ये एल्कली मेटल्स की तरह readily loses its one and only one electron to form hydrogen ion. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये वन हाइड्रोजन आयन बनाता है एंड लाइक हैलोजेंस हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके लिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं और एक जैसे ही इसको मिल जाता है ये नोबल गैस की तरफ पहुंच जाता है, क्योंकि हैलोजेंस भी जस्ट नोबल गैस से पहले वाले ग्रुप में होते हैं हमारा, तो इसलिए हम इसकी भी बात कर रहे हैं। लाइक एल्किली मेटल्स इट कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजन ऑक्सीजन सल्फर टू फॉर्म हाइलाइट्स एंड सल्फाइड, तो ये ध्यान रखना है। अकरेंस की बात करें तो डाई हाइड्रोजन जो है वो भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है। 70% ऑफ जो टोटल यूनिवर्स है उसका जो हम देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन ही है। जाइंट प्लैनेट्स जैसे जुपिटर सैटर्न स्टार मोस्टली किससे बने हाइड्रोजन से बने या वो हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं। हाउएवर ड्यू इट्स लाइट नेचर इट मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। It constitutes about 15.4% of the earth crust and the oceans. Beside water, it is also present in plant, animals and etc. बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में हम उसको देखने को मिलता है। आइसोटोप्स की बात करते हैं तो इसके 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ देख सकते हैं प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम 1h2, ट्रिटियम 1h, ठीक है ना। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो पहला हमारा वाटर ही आता है और इसी आपको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर से मोस्टली बनता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो 65% और कुछ प्लांट है वो 95%। 97% ऑफ द पार्ट ऑफ इंटायर वाटर इज एज्यूम टू बी कन्फाइंड इन ओशियन, हम देखने को मिलता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो रेन वाटर रहता है वो सबसे प्योर वाटर है। प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस रहता है, टेस्टलेस रहता है और इसका pH 7 रहता है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो H बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वजह में। हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन और exists in liquid state. In comparison to other liquid, water has a higher specific heat comparatively other के specific heat ज़्यादा होता है, thermal conductivity ज़्यादा होता है, surface tension ज़्यादा होता है, dipole moment और dielectric constant भी इसका ज़्यादा होता है। हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से गुड कूलेंट है ये, और इंजन कार्स में कई जगह हम रेडिएटर्स में डायरेक्ट वाटर यूज़ करते हैं। Due to H bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water. तो पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से या H बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो ये आइस के फॉर्म में रहता है और ये रूम टेम्परेचर पर हेक्सागोनल लैटिस प्रोवाइड करता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, जो आइस की डेंसिटी होती है वो लेस होती है और इस वजह से ये वाटर पे फ्लोट करता है। विंटर्स में हम देखते हैं लेयर ऑफ आइस ऑन वाटर प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन टू एक्वाटिक एनिमल। कई बार हम विंटर में देखते हैं कि जो हमारी लेयर होती है नदियों पे वो ऊपर की तो बर्फ़ की बन जाती है लेकिन नीचे की जो रहता है वो पानी ही रहता है, तो वो लेयर इंसुलेशन का काम करती है और नीचे तक ठंड नहीं जाने देती, जिससे हमारा जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक लाइफ पॉसिबल होती है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की बात करें तो रेन वाटर प्योर वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता और इसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड आयरन सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर को हार्ड करते हैं। तो अभी मैंने बताया जैसे कि विच रिएक्ट विद सोप, हार्ड वाटर रिएक्ट करते हैं सोप के साथ। Hard water is also harmful for boilers as the salt present in hard water get deposited in the form of scale and thus reduce the efficiency of the boiler. तो हार्ड वाटर जो है वो नुकसान करता है। इसको रिड्यूस करने के लिए 2 टाइप की हमारी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव करने के लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं, बाय बॉइलिंग और क्लार्क मेथड। तो बॉइलिंग आप जानते हैं, जैसे ही हम बॉइल करते हैं तो जो सॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं,
वो इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका प्रेसिपिटेट जो होता है वो रिमूव कर देता है बाई फिल्ट्रेशन। क्लार्क मेथड की बात करें तो इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर, उसमें हम लाइम ऐड करते हैं, इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। तो इसमें हम लाइम ऐड करते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड है उनको बाहर कर देता है या उसको फिल्टर करके हम अलग कर देते हैं। परमानेंट हाइड्रेट्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द वाटर, इसकी वजह से देखने को मिलती है हमको। मेथड्स हम जो यूज़ करते हैं तो वॉशिंग सोडा मिलाकर यानी कि सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ करके कर सकते हैं। कैलगन्स मेथड जो होता है हमारा ये प्रोसेस है, इसमें आप ये याद रखिएगा कि हम जो यूज़ करते हैं वो सोडियम हेक्सामेथोफॉस्फेट यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा Na6P6O18, इसी को हम कैलगन कहते हैं या ग्राहम साल्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा Na6P6O18। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है या जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो NaAlSiSO4 है इसी को हम क्या कहते हैं, परम्यूट या जियोलाइट कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिंथेसिस रेजिन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम एक सुपीरियर परम्यूटेड मेथड यूज़ करते हैं जिसमें कैटायन वगैरह को रिएक्शन करा के इसमें जो मैग्नीशियम और सल्फाइड की वो होती हैं इम्प्योरिटीज़ उनको अलग कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का जो हमारा फार्मूला होता है D2O, इट इज़ जनरली ऑब्टेन्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस और ऑर्डिनरी वाटर एज सोन एज वॉश वन एंड यूरे, इस मेथड्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन बाय ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम कंपाउंड बाय एक्सचेंज रिएक्शन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उसके लिए इट इज़ लाइट ब्लू इन प्योर एनहाइड्रियस फॉर्म, odorless syrupy liquid, produce blister on skin and soluble in water, alcohol and other, has bitter taste। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इट इज़ यूज इन हेयर ब्लीच एंड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, it has germicidal and antiseptic properties, so it is used for washing cuts, wounds, ears, etc। 30% solution of H2O2, ठीक है ना, वो हम गार्गल करने के लिए उसमें जो यूज़ करते हैं उसमें भी आपका ऐड रहता है। मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट दैट आर यूज इन हाईली क्वालिटी डिटर्जेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बहुत सारे हम देखने को मिलते हैं जो कि इससे फॉर्म होते हैं। सर्टेन कंपाउंड लाइक हाइड्रोक्विनियन, टारटारिक एसिड, certain food products and pharmaceuticals are synthesized by hydrogen peroxide। बहुत सारे ये इंडस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये कंप्राइजेज 78% जो है हमारा एटमॉस्फेयर का कंसिस्ट करता है। इट अकर्स एज चिल सॉल्टपेटर एंड इंडियन सॉल्टपेटर। तो पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट याद रखिएगा, चिली सॉल्टपेटर का मतलब है सोडियम नाइट्रेट और इंडियन सॉल्टपेटर का मतलब है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। चलिए इसके बाद करते हैं इन प्लांट्स एनिमल्स में और जो प्रोटीन्स हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। लिक्विड N2 इज़ अ रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। कंपाउंड्स की बात करें तो अमोनिया होता है जो पंजेंट स्मेल की तरह होता है और हाईली सॉल्युबल होता है। अमोनिया भी हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव TNT वगैरह के लिए या TNP के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो HNO3 करते हैं। फिर हम बात करते हैं सल्फ़र की, तो ये 16th मोस्ट एबंडेंट हमारा आइटम है जो कि इस तरीके से कंसिस्ट होता है हमारी अर्थ क्रस्ट में। और जो ये फॉर्म होता है हमारा सल्फाइड ओर्स जैसे कि गैलेना, जिंक, ब्लेंडेड या कॉपर पायराइड्स या सल्फाइड ओर्स या जिप्सम के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे गैलेना का याद रखिएगा PbS, जिंक्स ब्लेनेड जिंक ZnS। कॉपर पायराइड की बात करें तो CuFeS2। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसके ओर्स हैं या इनका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन H2S इन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल एंड ऑर्गेन सल्फर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की बात करें तो SO2 हमारा जो कि पेट्रोलियम और शुगर को रिफाइनिंग करने के लिए यूज़ होता है।
ब्लीचिंग ऑफ वूल और सिल्क के लिए होता है। लिक्विड SO2 यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल है जो यूज़ होता है बहुत जगह, और इट इज़ यूज इन हैवी अमाउंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। यूजेस ऑफ सल्फर की बात करें तो एक लेबोरेटरी रीएजेंट है ये। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इसका यूज़ करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में यूज़ करते हैं। इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजेशन, वहाँ भी यूज़ करते हैं हम इसका। बैटरी स्टोरेज के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। हाइलोजन की बात करते हैं तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनाइट बिलोंग्स टू ग्रुप 17, और इनको ही हम हैलोजन कहते हैं। हैलो का मीन्स होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। ये दीज आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना, 1 और 2 एलिमेंट्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं। Similarities like this group element is not found in the elements of other group, अदर ग्रुप में देखने को नहीं मिलती। एस्टेनाइट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस। फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो जनरली अबंडेंट है। फ्लोरीन इज प्रेजेंटली मेनली एज insoluble fluorides and fluoropatite. It is present in small quantities in soil, river, water, plants and bone and teeth of animals. तो फ्लोरीन वगैरह जो है हमारे रिवर्स, वाटर प्लांट्स में या बोन्स में, टीथ में देखने को मिलती है। सी वाटर कंटेन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। The deposit of dried up seas and beds of inland lakes contain sodium chloride and carnelites and calcium chloride, तो वहाँ पे भी हमको ये हेलोजेंस के कुछ एलिमेंट देखने को मिलते हैं। नोबेल गैस की बात करो तो ये 18 नंबर ग्रुप रहता है, जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ऑल आर गैसेस अनरिएक्टिव, और बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाते हैं ये, क्योंकि ये जनरली रिएक्शन ही नहीं करते। तो ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर, रेडॉन को छोड़कर सारे हमारे एटमॉस्फेयर में अकर होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन द डे एयर इज नियरली 1% ऑफ वाई वॉल्यूम। आर्गन जो है वो 0.93% है। हीलियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नेचुरल गैस 2 to 7%, और नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। जेनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। यूज़ की बात करें तो हीलियम जो है हमारा बैलून्स में फिल करते हैं, इनफ्लेमेबल और लाइट गैस में हम इसका यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वहाँ पे भी हम देखते हैं। लिक्विड हीलियम इज यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर, तो हीलियम का हमें देखने को मिलता है। इट इज़ यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब्स and fluorescent bulbs by displaying advertisement. It bulbs are used in botanical gardens and in greenhouse. It is used in voltage regulator and indicator, वहाँ भी यूज़ करते हैं। आर्गन की बात करें तो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेरिक इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो जो हम मशीनिंग प्रोसेस देखते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, वेल्डिंग वगैरह में। एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज़ यूज इन रेक्टिफायर एंड इन वॉल्व। क्रिप्टॉन इट इज़ यूज इन हाई एफिशिएंसी माइनर्स कैप्स लैम्प्स, तो क्रिप्टॉन का भी यूज़ देखते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी को छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।